हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन 21 के बारे में। सेक्शन 20 ऑफ यूपी रेंट एक्ट। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था कि रिलीज ऑर्डर इशू होता है जो लैंडलॉर्ड है उसके फेवर में। सेक्शन 21 उसी रिलीज ऑर्डर के बारे में बात करता है, किन ग्राउंड्स पे लैंडलॉर्ड के फेवर में जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, रिलीज ऑर्डर इशू करेगी। रिलीज ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो जो भी बिल्डिंग या जो भी मकान किराए पे चढ़ा हुआ उत्तर प्रदेश में, अगर जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, सेक्शन 21 के ग्राउंड्स को सेटिस्फाई कर देता है, सेक्शन 21 में जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर देता है कि उन ग्राउंड्स में से कोई भी एक ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का कोई पार्ट जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज कर देगा। सिंपल सी भाषा में यही रिलीज ऑर्डर कहलाता है। आइए देखते हैं क्या है ये रिलीज ऑर्डर और कौन कौन से ग्राउंड्स हैं सेक्शन 21 में। सेक्शन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया है, एचजेएस में, प्री में भी आता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में। तो सेक्शन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। सेक्शन 21 में ग्राउंड्स ऑफ रिलीज ऑर्डर दिया हुआ है। क्लॉज 1 क्या कहता है, देखो। द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, प्री का क्वेश्चन है अगेन, मे ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड इन दैट बिहाफ ऑर्डर द इविक्शन ऑफ टीनेंट फ्रॉम द बिल्डिंग। उस बिल्डिंग से टीनेंट को इविक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। कब? जब लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन लगाएगा। under the tenancy or any specified thereof if it is satisfied, अगर prescribed authority जो है वो satisfied है that any of the following grounds exist। नीचे जो भी ग्राउंड्स पढ़ेंगे हम लोग, अगर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, देखो क्या है प्रोसीजर कि लैंडलॉर्ड को अगर जरूरत है उस मकान का, तो वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाएगा। बहुत सिंपल सी भाषा। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, लेकिन उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन लगाने से प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी खाली करवा देगा मकान को। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी भी देखेगा क्या सच में ये ग्राउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी सेटिस्फाई हो गया, तो उस बिल्डिंग को या उससे किसी पार्ट को खाली करवा देगा। अब ग्राउंड्स देखो क्या है, that the building, first ground, that the building is bona fide required either in its existing form or after demolition and new construction by the landlord for occupation by himself or any member of his family। वो जो बिल्डिंग है या उस बिल्डिंग का कोई पार्ट लैंडलॉर्ड खुद रहना चाहता है या उसका कोई फैमिली मेंबर रहना चाहता है, उस बिल्डिंग का जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है या तो उसमें, या उसको तुड़वा के नया बनवा के, या तो लैंडलॉर्ड खुद रहना चाहता है या उसका कोई फैमिली मेंबर रहना चाहता है, तो वे प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगा देगा कि भैया हमें रहना है, खाली करवा दीजिए। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो खाली करवा देगा। और एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज हेल्ड बाय हिम, या तो लैंडलॉर्ड किसी और व्यक्ति के बेनिफिट के लिए वो बिल्डिंग को रोक के रखा हुआ था, अब उस व्यक्ति को रहने का समय आ गया है, वो व्यक्ति रहना चाहता है, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगा देगा। ईदर फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस और फॉर पर्पस ऑफ एनी प्रोफेशन, ट्रेड और कॉलिंग। वो जिस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए होल्ड कर रहा है, या तो उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए, या प्रोफेशन के लिए चाहिए, या किसी ट्रेड के लिए, या किसी बिजनेस के लिए, किसी चीज के लिए भी चाहिए। और वेयर द लैंडलॉर्ड इज द ट्रस्टी ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। लैंडलॉर्ड अगर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया है। लैंडलॉर्ड अगर जो है वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी है, और उस बिल्डिंग से उस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट या पर्पस को रिलीज करवाना है या उसको फुलफिल करना है, तो बिल्डिंग को खाली करने का एप्लीकेशन लगा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि या तो लैंडलॉर्ड खुद उस बिल्डिंग में रहना चाहता है, या उसका कोई फैमिली मेंबर रहना चाहता है, या बिल्डिंग किसी और व्यक्ति के बेनिफिट के लिए वो बिल्डिंग होल्ड कर रहा था लैंडलॉर्ड, जैसे प्राइवेट ट्रस्ट की बात अगर है, तो बेनिफिशियरी को अब रहना है, या उसको कोई बिजनेस करना है, ट्रेड ऑक्यूपेशन करना है,
लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन लगा देगा। या अगर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी है तो भाई उस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए मकान खाली करवाना जरूरी है, मकान खाली करवा दीजिए। बी क्या कहता है, दैट द बिल्डिंग इज इन डिलैपिडेटेड कंडीशन, खराब हो रखी है, जर्जर हो रखी है एकदम, एंड इज रिक्वायर्ड फॉर पर्पसेस ऑफ डिमोलिशन एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। मकान मालिक कहता भी है उसमें एकदम जर्जर बिल्डिंग हो रखी है, उसको हम चाहते हैं कि तुड़वा के नया बनवाना, डिमोलिश करवाना, और डिमोलिश करवाने के लिए हमें उसका पोजीशन चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है, दिलवा देगी पोजीशन, खाली करवा देगी मकान। प्रोवाइजो है, आइए देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द बिल्डिंग वाज इन ऑक्यूपेशन ऑफ अ टेनेंट सिंस बिफोर इट्स परचेज बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने जब वो बिल्डिंग खरीदी उसके पहले से उसमें कोई किराएदार रह रहा था। सच परचेज बीइंग मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और वो बिल्डिंग कब खरीदी गई, इस एक्ट, इस टीनेंसी, इस रेंट एक्ट के आने के बाद लैंडलॉर्ड ने उस बिल्डिंग को खरीदा है। नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन क्लॉज ए unless a period of 3 years has elapsed since the date of such purchase and the landlord has given a notice in that behalf to the tenant not less than 6 months before such application। तो ये क्या है सिचुएशन, एक खास तरीके की सिचुएशन बता रहा है जहां पे इस एक्ट के आने के बाद लैंडलॉर्ड ने एक मकान खरीदा और उस मकान में टीनेंट पहले से रह रहा था। तो कंडीशन क्या है, ये वाला बोनाफाइड यूज के लिए, रहने के लिए, मकान के खरीदने के, या मैं कहूं इस एक्ट के आने, लिखा ना सच परचेज, मकान के खरीदने के 3 साल तक उस मकान को रिलीज करवाने की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मकान के परचेज के 3 साल तक मकान को रिलीज करने की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। और एप्लीकेशन लगाने से पहले लिखा है ना, एंड द लैंडलॉर्ड हैज गिवन अ नोटिस इन दैट बिहाफ टू द टेनेंट नॉट लेस देन 6 months बिफोर सच एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, रिलीज एप्लीकेशन लगाने से 6 महीने पहले का उसको नोटिस भी देना होगा कि भैया हम चाहते हैं कि इस मकान की जरूरत हमें है, मैं रहना चाहता हूँ, आप खाली कर दीजिए, अदरवाइज फिर हम एप्लीकेशन लगाएंगे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास में। एंड सच नोटिस मे बी गिवन इवन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द अफोर्सेड पीरियड ऑफ 3 months। नोटिस चाहें तो आप, सॉरी 3 year है, नोटिस चाहें तो ये जो 3 साल का टाइम पीरियड है इसके खत्म होने से पहले, मतलब सपोज करो कि आज अगर 3 साल कंप्लीट हो रहा है तो इसके 6 महीने पहले आप नोटिस दे सकते हैं। सिचुएशन क्या है कि जहां पे उस बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड को, बिल्डिंग कब खरीदी गई, इस एक्ट के आने के बाद खरीदी गई, टीनेंट खरीदने से पहले से रह रहा, पुराना है, तो उसको 3 साल तक का टाइम पीरियड दे दिया गया है भाई, खरीदने के 3 साल के अंदर आप रिलीज करवाने का ऑर्डर नहीं ला सकते, एप्लीकेशन नहीं ला सकते, और एप्लीकेशन के लगाने से 6 महीने पहले उसको नोटिस दे देंगे आप। सिंपल सी बात कह रहा है। नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट if any application under clause A is made in respect of any building let out exclusively for non-residential purposes, the prescribed authority while making the order of eviction shall, after considering all relevant facts of the case, award against the landlord to the tenant an amount not exceeding 2 years rent, pre का question है, as compensation and may subject to the rules impose such other condition as is things पे। बिल्डिंग जो है वो नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए किराए पे चढ़ी थी, बिजनेस बिजनेस के लिए। तो कई बार क्या होता है कि भाई आपने 5 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी ले ली, फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 साल के लिए ले लिया, 5 साल तक आप उस प्रॉपर्टी में, उस बिल्डिंग में बिजनेस करना चाहते हैं। मकान मालिक 2 साल के बाद ही आ गया एविक्शन ऑर्डर लेके, एविक्शन एप्लीकेशन के भाई मुझे या मेरे परिवार वालों को उस मकान में बिजनेस चलाना है, बोनाफाइड पर पर्पज है हमारा। तो अब मान लो
जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है वो टेनेंट को खाली करने को कह देती है, तो 3 साल का जो टाइम पीरियड बचा हुआ है अभी, टेनेंट का तो नुकसान हो रहा है, तो बिल्डिंग भी खाली कर रहा है और 5 साल का जो उसका बिजनेस का चलाना था, प्लान था, वो भी खत्म हो गया। तो उसी सिचुएशन में 2 साल का रेंट एज ए कंपनसेशन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी लैंडलॉर्ड से टेनेंट को दिलवाएगी, जहां पे बिल्डिंग नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज हुआ है। और अगर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को लग रहा है कि मकान खाली तो करवा रहे हैं, रिलीज ऑर्डर इशू तो कर दिया, लेकिन टेनेंट का यहाँ पे उसका बिजनेस गड़बड़ हो रहा है, उसका धंधा चौपट हो रहा है, तो 2 साल तक का रेंट एज ए कंपनसेशन लैंडलॉर्ड से टेनेंट को दिलवाया जा सकता है। Provided also that no application under clause A shall be entertained for the purpose of a charitable trust, the object of which provides for discrimination in respect of its beneficiaries on the ground of religion, caste or place of birth. चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बता रहा है। अगर कोई ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका ऑब्जेक्ट, जिस चीज के लिए वो ट्रस्ट बना है, अगर वो ऑब्जेक्ट बेनिफिशियरीज के बीच में रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके और प्लेस ऑफ बर्थ को लेके किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो बिल्डिंग खाली नहीं करवाई जाएगी टेनेंट से। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। तो जहां पे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को की बात होती है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो बेनिफिशियरीज के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, भेदभाव कर रहा है रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, तो उस कंडीशन में जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है टेनेंट से मकान खाली नहीं करवाएगी, मतलब रिलीज ऑर्डर इशू नहीं करेगा। दूसरा, इन केस ऑफ एनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर ऑक्यूपेशन फॉर बिजनेस पर्पस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसको नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते ना। अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसको सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही खाली करवाया जा सकता है, नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए खाली नहीं करवाया जाएगा। फ्री का क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। In case of any residential building against any tenant who is a matter of the who is a member of armed forces of the union and in whose favor the prescribed authority under the Indian Soldiers Litigation Act 1925 has issued a certificate that is serving under special conditions within the meaning of section 3 of that act, or where he has died by enemy action while so serving them against his heirs। ये भी प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जो टेनेंट है वो आर्मी में सर्विस कर रहा है और उसके घर परिवार के लोग किराए पे रह रहे हैं। अब मकान मालिक चाहता है कि भाई जो आर्मी वाला बंदा, उसके जो घर परिवार के लोग किराए पे रह रहे हैं, वो खाली कर दे। अगर उस टेनेंट का जो भी अथॉरिटी है, जो भी अधिकारी है, वो ये सर्टिफिकेट आर्मी मैन को दे देता है कि वो आर्मी पर्सन जो है वो स्पेशल सिचुएशन में, जैसे वॉर वॉर की सिचुएशन है उसमें बॉर्डर पे काम कर रहा है, वो अभी नहीं आ सकता खाली करने के लिए, तो मकान खाली नहीं करवाया जाएगा। या तो वो मर गया है, डाइड बाय एनिमी एक्शन, लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रहा था, उसमें बेचारी की डेथ हो गई, तो उसके हेयर्स को खाली करवाने के लिए मकान आप रिलीज ऑर्डर यहाँ पे नहीं ला सकते। Provided also that the prescribed authority shall, except in cases provided for in the explanation, take into account the like hardship of the tenant from the grant of application as against the likely hardship to the tenant from the refusal of the application, and for that purpose shall have regard to such factors as may be prescribed। कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है, रिलीज ऑर्डर इशू करने से पहले जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो देखेगी कि अगर रिलीज ऑर्डर इशू हो गया तो तो क्या टेनेंट को लॉस होगा, और अगर रिलीज ऑर्डर इशू ना किया जाए तो लैंडलॉर्ड को कितना लॉस होगा। दोनों का लॉस जो है वो कैलकुलेट करने के बाद ही ऑर्डर इशू करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ये देखेगा कि भैया अगर रिलीज ऑर्डर इशू कर दिया गया तो टेनेंट को कितना लॉस होगा, कैलकुलेटेड लॉस।
और अगर नहीं किया गया रिलीज ऑर्डर तो लैंडलॉर्ड को कितना लॉस होगा, उसके बाद ही या तो रिलीज ऑर्डर इशू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्री और मेंस दोनों के लिहाज से। Explanation in case of a residential building where the tenant or any member of his family who has been normally residing with or is wholly dependent on him has built or has otherwise acquired in a vacant state or has got vacated after acquisition a residential building in the same city, municipality, notified area or town area. No objection by the tenant अगेंस्ट एन एप्लीकेशन और दिस सबसेक्शन शैल बी एंटरटेन। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि टेनेंट जिस एरिया में, जिस म्यूनिसिपैलिटी में, जिस सिटी में एज ए टेनेंट रह रहा था, अगर उसी सिटी में, उसी म्यूनिसिपैलिटी में या उसी नोटिफाइड एरिया में वो कोई मकान बनवा लेता है या खाली करवा लेता है कोई मकान, या अक्वायर मतलब ओनरशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पा जाता है, तो उसको मकान फिर अगर रिलीज ऑर्डर इशू हो गया है लैंडलॉर्ड के खिलाफ तो टेनेंट ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कोई, और ऑब्जेक्शन करेगा तो अथॉरिटी उसको कंसीडर नहीं करेगा। भाई आपका अपना मकान हो गया, आप चले जाइए अपने मकान में, आप क्यों किराए पे लेके बैठे हुए हैं एक ऐसे मकान को जिस मकान की जरूरत उसके मकान मालिक को आपसे ज्यादा है। आपके पास है मकान, आप जाइए अपने मकान में। तो अगर सेम लोकेलिटी में, सेम म्यूनिसिपैलिटी, सिटी या नोटिफाइड एरिया में टेनेंट के पास अपना मकान हो गया है और जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उसने लैंडलॉर्ड के फेवर में अगर रिलीज ऑर्डर इशू कर दिया है, तो जो टेनेंट है वो किसी भी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अगर ऑब्जेक्शन करेगा तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उसे कंसीडर नहीं करेगी। For the purposes of this clause, a person shall be deemed to have otherwise acquired a building if he is occupying a public building for residential purposes as tenant, lottie or licensee. किसी अगर पब्लिक बिल्डिंग में किसी व्यक्ति ने, या किसी पब्लिक बिल्डिंग को किसी व्यक्ति ने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अलॉट करवा लिया है एज ए टेनेंट या लॉटी या लाइसेंसी, तो मान लिया जाएगा कि उसको एक मकान मिल गया है जिस पे किराए पे रह रहा है, वो खाली करना पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 को रिपील कर दिया गया है। 3 देखते हैं। Where the landlord of any building is a serving or retired Indian soldier as defined in Indian Soldiers Litigation Act 1925 and such building was let out at any time before his retirement. लैंडलॉर्ड क्या था? सोल्जर था आर्मी में, और उसके रिटायरमेंट से पहले मकान को किराए पे दे दिया गया था। लैंडलॉर्ड की बात हो रही है। और a widow of such a soldier and such building was let out at any time before the retirement or death of the husband whichever occurs earlier. लैंडलॉर्ड कौन है? एक सोल्जर की विडो है। मकान को किराए पे कब दिया गया था? सोल्जर के मरने से पहले या उसके रिटायरमेंट से पहले, जो भी काम पहले हुआ था। तो या तो भाई जो लैंडलॉर्ड है वो सोल्जर था और उसके रिटायरमेंट से पहले मकान को किराए पे चढ़ा दिया गया था। लैंडलॉर्ड सोल्जर की विडो है, सोल्जर मर गया है, लैंडलॉर्ड जो है वो सोल्जर की विडो है। मकान किराए पे कब चढ़ाया गया? सोल्जर के मरने से पहले या उसके रिटायरमेंट से पहले। एंड सच लैंडलॉर्ड नीड्स सच बिल्डिंग फॉर ऑक्यूपेशन बाय हिमसेल्फ और द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। लैंडलॉर्ड को या तो वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या उसके फैमिली मेंबर्स के लिए रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए चाहिए था, या खुद के ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए था, ट्रेड बिजनेस के लिए चाहिए था। देन हिज रिप्रेजेंटेशन दैट ही नीड्स द बिल्डिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस फॉर हिमसेल्फ or the members of his family shall be deemed sufficient for the purpose of clause A, and where such landlord owns more than one building, this provision shall apply in respect of one building only. यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेज दिया गया एक्चुअली। किसको दिया गया है? आर्मी के लोगों को।
लैंडलॉर्ड अगर आर्मी का मेंबर है, मकान किराए पे तब दिया गया जब वो रिटायर नहीं हुआ था। लैंडलॉर्ड अगर वीडो है, मकान किराए पे कब दिया गया था, जब उसका हस्बैंड जिंदा था या रिटायर नहीं हुआ था। और अगर लैंडलॉर्ड ये कहता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के सामने आके कि मकान की उसको ज़रूरत है रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, उसके फैमिली मेंबर्स को ज़रूरत है रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए उसको मकान की ज़रूरत है, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उस मकान को खाली करवा देगा, रिलीज ऑर्डर इशू कर देगा। लेकिन अगर मकान मालिक के पास एक से ज्यादा बिल्डिंग है तो सिर्फ एक बिल्डिंग को खाली करवाया जाएगा। अगर मकान मालिक सारे बिल्डिंग्स के लिए रिलीज ऑर्डर लेके चला आता है, रिलीज एप्लीकेशन लेके चला आता है, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग को ही खाली करवाएगी। 1A क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in section 2, the prescribed authority shall, on the application of a landlord in that behalf, order the eviction of a tenant from any building under tenancy if it is satisfied that landlord of such building was in occupation of a public building for residential purposes which he had to vacate on the account of cessation of employment। एक और ग्राउंड बताया कि जो मकान मालिक है वो कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट में था जहां उसको ऑलरेडी मकान मिला हुआ था और उसने अपना मकान किराए पे चढ़ा रखा था, लेकिन मकान मालिक की नौकरी वो वाली खत्म हो गई, रिटायर हो गया या किसी तरीके से चली गई, तो उसको वो वाला मकान ऑफिशियल अपना मकान खाली करना पड़ा। तो जब ऑफिशियल मकान खाली करेगा तो अपने ही मकान में तो आएगा ना। जैसे बहुत से लोग को होता है डिपार्टमेंट से मकान मिलता है, तो लेकिन जब आप डिपार्टमेंट वाला मकान अपना खाली करते हैं, जब आपकी नौकरी, आप रिटायर हो जाते हैं या किसी और वजह से अगर नौकरी चली जाती है, तो आपको डिपार्टमेंटल मकान अपना खाली करना पड़ता है। और जब डिपार्टमेंटल मकान खाली करेंगे तो आप अपने मकान में आएंगे। ऐसी सिचुएशन में भी जब मकान मालिक रिलीज एप्लीकेशन लगाएगा तो कोर्ट मकान को, बिल्डिंग को रिलीज करवाएगा। Provided that an application under this subsection may also be given by the landlord in occupation of such public building at any time within a period of 1 year before the expected date of cessation of employment, but the order of eviction on such application shall take effect only on the date of its actual cessation। प्रोवाइजो है ये, क्या कहता है? Provided that an application under this subsection may also be given by landlord in occupation of such public building at any time within period of 1 year before the expected date of cessation of his employment। नौकरी खत्म होने से 1 साल के अंदर, पहले ही, अभी खत्म नहीं हुआ नौकरी, 1 साल है नौकरी खत्म होने में, रिटायरमेंट होने में, उस 1 साल के अंदर भी एप्लीकेशन, रिलीज एप्लीकेशन लगा सकता है। लेकिन मकान कब खाली करवाया जाएगा? जब नौकरी एक्चुअल में चली जाएगी, रिटायर हो जाएगा, तभी मकान खाली होगा। तो आप चाहें तो एडवांस एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन एडवांस एप्लीकेशन लगाने का मतलब ये नहीं है कि मकान भी एडवांस में खाली करवाया जाएगा। जब एक्चुअल में आपकी जॉब चली गई है, रिटायर हो गए हैं आप, मकान तभी खाली करवाया जाएगा। क्लॉज 2 क्या कहता है? The prescribed authority may, on an application of the landlord in that behalf, order the eviction of a tenant from any surplus land appurtenant to the building under tenancy if it is satisfied that the land is required for constructing one or more new buildings or for dividing it into several plots with a view to the sale thereof for the purpose of construction of new building, and in that case that the competent authority under any law for the time being in force has approved a plan for that purpose। बिल्डिंग है और उसके साथ लैंड लगा हुआ है, अटैच होता है ना, बहुत ढेर सारा, एक बड़ा, बहुत बड़ा सा लैंड है, उसमें एक बिल्डिंग बना दिया और साथ में खाली जमीन है। जो टीनेंट है वो खाली जमीन को भी यूज कर रहा है, लैंडलॉर्ड को
उस खाली जमीन में अपार्टमेंट बनवाना है, प्लॉटिंग करवानी है, नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाना है, इस ग्राउंड पे उस जमीन को, उस लैंड को टीनेंट से खाली करवाया जा सकता है। जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो रिलीज ऑर्डर इशू कर सकती है। ग्राउंड क्या है? नई बिल्डिंग्स, एक या एक से ज्यादा नई बिल्डिंग उस जमीन पे बनवानी है, और जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसने नक्शा जो होता है, जो प्लान होता है वो भी पास कर दिया। जो भी उस एरिया का जो प्रिस्क्राइब्ड होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो भी पास कर दिया। तो उस लैंड को, जो बिल्डिंग से अटैच लैंड है, जिसपे लैंडलॉर्ड सॉरी, जो टीनेंट रह रहा था, टीनेंट के ऑक्यूपेशन में था, उसको भी खाली करवा सकता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। वेयर द appurtenant land including passage exceeds double the covered area of the building, excess area shall be deemed to be surplus land। क्या कह रहा है? वेयर द appurtenant land, जो लैंड उस बिल्डिंग से अटैच्ड है, इंक्लूडिंग पैसेज, आने जाने का भी रास्ता उसमें इंक्लूड किया है, एक्सीड्स डबल द कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो भी एरिया कवर्ड है उसके डबल है वो, तो उस डबल एरिया को क्या कहा जाएगा? सरप्लस लैंड, फालतू लैंड कहा जाएगा। नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट ये एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्या कहता है ये देखते हैं, थोड़ा बड़ा सेक्शन है ये। No order shall be made under subsection 1 or subsection 1A or subsection 2 except after giving to the parties concerned a reasonable opportunity of being heard। सीधी सिंपल सी बात है, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। सिर्फ एप्लीकेशन लगाने से ही रिलीज ऑर्डर इशू नहीं हो जाएगा, दोनों पार्टीज को सुनेगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तब रिलीज ऑर्डर इशू करेगा। Provided that where the tenant being a servant of government or of any local authority or any public sector corporation does not contest the application, then a reasonable opportunity of being heard shall be given to the district magistrate who shall have right to oppose the application। जो टीनेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, किसी लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है, और वो रिलीज एप्लीकेशन को कंटेस्ट नहीं कर रहा, अपोज नहीं कर रहा, ऐसी सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा आप अपोज करेंगे या नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फिर ऐसी सिचुएशन में अपोज करता है उस टीनेंट के बिहाफ पे। क्लॉज A4 कहता है, एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1A2 मे बी मेड नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द टीनेंसी हैज नॉट बीन डिटरमाइंड, चाहे टीनेंसी खत्म हुई है नहीं खत्म हुई है। ऊपर वाले सेक्शन सब सेक्शंस में अगर लैंडलॉर्ड को रिक्वायरमेंट है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी सेटिस्फाइड है, रिलीज ऑर्डर इशू कर देगा, भले ही टेनेंसी अभी एग्जिस्ट कर रही है, किराएदारी एग्जिस्ट कर रही है। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड इन केस ऑफ ए टेनेंसी क्रिएटेड फॉर ए फिक्स टर्म बाय रजिस्टर्ड लीज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म। बट अगर टेनेंसी रजिस्टर्ड लीज के द्वारा फिक्स टाइम पीरियड के लिए 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे टाइम पीरियड के लिए हुआ है, तो जब तक वो लीज का टाइम पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक रिलीज ऑर्डर इशू नहीं करेगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। क्लॉज 5 कहता है, ऑन एन ऑर्डर बीइंग मेड अंडर सबसेक्शन 1, 1, 8 and 2 the building or part of appurtenant land as the case may be shall stand released in favor of the landlord। जैसे ही रिलीज ऑर्डर हो गया, मान लिया जाएगा कि खाली हो गया बिल्डिंग, लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज कर दिया गया, ऑर्डर दिया गया और मान लिया जाएगा कि बिल्डिंग लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज कर दिया गया। Provided that on the occurrence of any of the circumstances mentioned in section 24 in a building or part thereof, but not appurtenant land alone, released as above shall without prejudice to the provision of section 24 be deemed to become again सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर। अब 24 को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 24 यही है कि रिलीज ऑर्डर इशू हो गया लैंडलॉर्ड के फेवर में, लेकिन लैंडलॉर्ड ने फिर से पोजीशन नहीं लिया उस बिल्डिंग का कुछ टाइम पीरियड तक, तो फिर से वो वैकेंट मान लिया जाएगा और फिर से रिलीज कर दिया जाएगा। मान लो कोई बिल्डिंग है, उसको लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज तो कर दिया, लेकिन अब उस बिल्डिंग का पोजीशन ही नहीं लिया लैंडलॉर्ड ने, तो हमेशा के लिए खाली नहीं छोड़ दोगे, तो फिर से वेकेंट मान लिया जाएगा और फिर से उसका अलॉटमेंट होने के
लिए वो एलिजिबल मान लिया जाएगा, बिल्डिंग को उसका अलॉटमेंट फिर से हो सकता है। 6 क्या कहता है? ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 सब 1A2 the tenancy of the tenant shall stand determined in its entirety or as the case may be in respect of any part of appurtenant land released in favor of the landlord, and in the latter case the rent payable for remainder of the building under tenancy shall be such as may be agreed upon between the parties, and in the absence of any such agreement as may be determined under section 8. On expiration of a period of 30 days from the order, ऑर्डर इशू हो गया, रिलीज ऑर्डर इशू हो गया और 30 दिन उसके बाद बीत भी गया, ठीक है। The tenancy of the tenant shall stand determined in its entirety, मान लिया जाएगा 30 दिन बीतने के बाद कि जो टेनेंसी है, जो किराएदारी, वो एकदम से खत्म हो गई, कंप्लीट हो गया। As the case may be in respect of any part of the appurtenant land released in favor of the landlord, किस सिचुएशन में बिल्डिंग के साथ में जो लगा हुआ लैंड था, अगर उसके लिए उसके अगेंस्ट में रिलीज ऑर्डर इशू किया गया है लैंडलॉर्ड के फेवर में, एंड इन द लेटर केस द रेंट पेएबल टू द रिमाइंडर ऑफ द बिल्डिंग, और बाकी का जो बिल्डिंग में, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ये अपरटेनेंट लैंड है, इसके फेवर में रिलीज ऑर्डर इशू हुआ है, 30 दिन बीत गए, मान लिया जाएगा ये वाले जो लैंड है टीनेंट ने खाली कर दिया। इसका जो रेंट है वो क्या होगा? जो टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में डिस्कस होगा वही रेंट पे करेगा, और अगर डिस्कशन नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो सेक्शन 8 में जो रेंट डिटरमाइन किया, डिसाइड किया जाएगा, वो टीनेंट पे करेगा लैंडलॉर्ड को बिल्डिंग के लिए। Where during the pendency of an application under clause A of subsection 1, application pending है, the landlord dies, landlord मर गया, this legal representative shall be entitled to prosecute such application further on the basis of his own need in substitution of the need of the deceased. एप्लीकेशन पेंडिंग है, रिलीज एप्लीकेशन, मकान मालिक मर गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ले आओ। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेगा कि भैया मुझे इस मकान की जरूरत है, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव लैंडलॉर्ड माना जाएगा। क्लॉज 8 कहता है नथिंग इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ बिल्डिंग let out to state government or to a local authority or to public sector corporation or to a recognized educational institution unless the prescribed authority is satisfied that the landlord is the person to whom clause 2 or clause 4 of expression of subsection 1 is applicable। ये स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे टेनेंट है वहां के लिए है, नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको छोड़ देंगे हम लोग। ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें हमें बेसिकली देखना है। सेक्शन 21 यहीं तक है, जो रिलीज ऑर्डर के ग्राउंड्स हैं। बेसिकली देखो सेक्शन 21 में भी ना आपको यहाँ तक का देखना है, 2 तक का, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आता भी है मेंस में, तो आप क्लॉज 2 तक भी लिखेंगे चलेगा। 3 4 अगर आपको याद है तो लिख देंगे, नहीं याद है तो आप छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये था आज का लेक्चर। जल्दी ही मैं, बीच में मेरा थोड़ा सा ब्रेक हो गया था कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से। मैं अब रेगुलर वीडियोस भी अपलोड करता रहूंगा आप लोगों के लिए। जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।